हेलो फ्रेंड्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंतर्गत कई टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसी क्रम में एक और नया टॉपिक आज लेते हैं और ये है विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है, पुष्पक्रम होता क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और इसमें हम एक विशेष प्रकार का ही वर्णन यहाँ पर करेंगे। सारे पुष्पक्रमों का वर्णन इसमें ना करके हम एक विशेष प्रकार के पुष्पक्रम का ही इस वीडियो में वर्णन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पुष्पक्रम। सबसे पहले आपको ये देखना है कि पुष्पक्रम कहते किसे हैं। पुष्प अक्ष पर पुष्पों के लगने की जो व्यवस्था है, फ्लोरल एक्सिस जो होता है, उस पर जिस सीक्वेंस में फ्लावर्स लगे होते हैं उस सीक्वेंस को, उस अनुक्रम को ही पुष्पक्रम कहा जाता है। पुष्प का निर्माण बेसिकली एक्सिलरी बर्ड्स से होता है। फ्लावर फॉर्मेशन जो होता है वो मुख्य रूप से एक्सिलरी बर्ड्स के द्वारा होता है। जब पुष्प शाखा पर केवल एक ही होता है तो उसे एकल पुष्प या सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं, किंतु जब शाखा पर अनेक पुष्प लगे होते हैं तो ऐसे पुष्पों का समूह ही पुष्पक्रम कहलाता है। जिस शाखा पर ये पुष्प लगे होते हैं उस शाखा को पुष्पावली वृंत तथा एक पुष्प जिस वृंत के द्वारा शाखा से जुड़ा रहता है उसे पुष्प वृंत कहते हैं। यहाँ पर आपको दो टर्म या ये ध्यान रखनी है, एक है पुष्पावली वृंत और दूसरा है पुष्प वृंत। तो ये दोनों की इंग्लिश टर्म भी आपको याद रखनी है, दोनों की इंग्लिश टर्म साथ में लिखी हुई है। तो जिस शाखा पर पुष्प लगते हैं वो तो है पुष्पावली वृंत, और जिस वृंत से पुष्प शाखा से जुड़ा रहता है उसे कहते हैं पुष्प वृंत। जब ये पुष्पावली वृंत चपटा या गोल होता है तो उसे रिसेप्टिकल कहा जाता है। कभी कभी ये पुष्पावली वृंत रेडिकल लीव्स के बीच से निकलता है। जो रेडिकल लीव्स होती हैं उनके बीच से ये पुष्पावली वृंत निकलता है, तब इसे स्केप कहा जाता है या पुष्पदंड कहा जाता है। तो ये बेसिकली होता क्या है पुष्पक्रम, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपने देखी। इसके बाद हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। बेसिकली जो पुष्पक्रम है उसको चार भागों में बांटा गया है। चारों की चारों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला एसिमाक्षी रेसिमोस, दूसरा सैसिमाक्षी साइमोस, तीसरा मिश्रित या मिक्स्ड टाइप, और चौथा विशिष्ट या स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पर इस वीडियो में हम केवल पहला प्रकार डिस्कस करेंगे और वो है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, एसिमाक्षी पुष्पक्रम। एसिमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसको हम अब एक एक करके देखेंगे। ये जो एसिमाक्षी पुष्पक्रम है इसमें बेसिकली पुष्पावली वृंत या मुख्य अक्ष जो होता है वो असीमित वृद्धि करने वाला होता है। अर्थात पुष्पावली वृंत की जो वृद्धि है वो निरंतर होती रहती है, और ऐसा पुष्पावली वृंत जिसकी वृद्धि निरंतर होती रहे उसी को एसिमाक्षी कहा जाता है। पुष्पावली वृंत के पार्श्व में जो फ्लावर्स हैं वो एक्रोपीटल सक्सेशन में डेवलप होते हैं, अग्राभिसारी क्रम में उत्पन्न होते हैं। अग्राभिसारी क्रम का मतलब जो नवीन पुष्प होते हैं, नए पुष्प होते हैं वो ऊपर की ओर, जबकि जो पुराने ओल्ड पुष्प होते हैं वो बेस की तरफ, नीचे की तरफ लगते हैं। तो इस प्रकार से पुष्पावली वृंत पर जो पुष्प हैं वो अग्राभिसारी क्रम में उत्पन्न होते हैं। ये जो एसिमाक्षी पुष्पक्रम है वो मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। पहला लंबा पुष्पावली वृंत, दूसरा छोटा पुष्पावली वृंत, तीसरा निरुद्ध पुष्पावली वृंत, और चौथा और लास्ट है चपटा पुष्पावली वृंत। एक एक करके चारों को लेते हैं। सबसे पहले लंबा पुष्पावली वृंत, इलोंगेटेड रैकिस, कुछ रैचिस भी बोलते हैं इसको। ये बेसिकली कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें पहला आप ले रहे हैं एसिमाक्ष, रैसीम जिसको कहते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम में जो पुष्पावली वृंत होता है वो लंबा, नाम से ही पता चल रहा है, पहला हमने ले लिया था लंबा पुष्पावली वृंत, तो यहाँ पर जो पुष्पावली वृंत होता है वो लंबा होता है। जो फ्लावर्स होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं और अग्राभिसारी क्रम में उत्पन्न होते हैं। ये दोनों बातें पहले हम बता चुके हैं कि अग्राभिसारी क्रम में होते हैं, पुष्पावली वृंत लंबा होता है, लेकिन पुष्प जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, ये ध्यान रखना है। और सरसों, मूली, अमलतास में आप इसको देख सकते हैं।
किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, ये अग्राभिसारी क्रम आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, किस प्रकार से फ्लावर्स इस पुष्प क्रम में उत्पन्न होते हैं या लगे हुए होते हैं। तो पहला हुआ एसीमाक्ष या रेसीम। दूसरा आप देख रहे हैं पेनिकल, संयुक्त एसीमाक्ष। इस प्रकार के पुष्प क्रम में भी जो पुष्पावली वृंत होता है, पुष्प वृंत होता है, वो लंबा होता है क्योंकि हम प्रकार ही उसके पढ़ रहे हैं। साथ साथ जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं और अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। यहाँ तक कोई अंतर नहीं है जो फर्स्ट हमने पढ़ा उससे। लेकिन आगे जो इसमें एक मुख्य अंतर है वो ये, इसमें जो होता है पुष्पावली वृंत वो शाखित होता है। पहले वाले प्रकार में पुष्पावली वृंत शाखित नहीं था, इसमें पुष्पावली वृंत शाखित होता है। डायग्राम में आप स्पष्ट देख रहे हैं। इस जो शाखित पुष्पावली वृंत है इस पर अनेक एसीमाक्ष पुष्प लगे होते हैं। तो इस प्रकार से एक ही विशेष अंतर हुआ कि वहाँ पर पुष्पावली वृंत अशाखित था, यहाँ पर इसमें शाखित होता है। तीसरा स्पाइक, ये भी एसीमाक्ष के समान ही होता है, लेकिन एक अंतर है इसमें केवल, यहाँ पर पुष्प अवृंत होते हैं। पुष्प जो होते हैं उनमें व्रंत नहीं पाया जाता। तो इसमें जो पिछले दोनों प्रकार थे उनमें पुष्प व्रंत था, लेकिन यहाँ पर जो पुष्प होते हैं वो अवृंत होते हैं। लौंग में, लटजीरा में ऐसा देखा जा सकता है। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि पुष्प तो हैं, पुष्प लगे हुए जो रेड कलर में आप देख रहे हैं वो पुष्प हैं, लेकिन इनमें पुष्प व्रंत नहीं है। वो जिस व्रंत से लगे होते हैं शाखा से, वो व्रंत इनमें एब्सेंट है, तो इसमें पुष्प व्रंत नहीं पाया जाता स्पाइक में। अगला आप देख रहे हैं संयुक्त स्पाइक, कंपाउंड स्पाइक। इसमें एक मात्र अंतर मिलेगा पिछले वाले से। इस प्रकार के पुष्प क्रम में पुष्पावली वृंत शाखित होता है, केवल वहाँ पर शाखित नहीं था, यहाँ पर शाखित है, बाकी एग्जैक्टली सेम ही है। यहाँ पर भी जो पुष्प होते हैं वो अवृंत होते हैं और चौलाई में इस प्रकार का पुष्पक्रम आप देख सकते हैं, संयुक्त स्पाइक या कंपाउंड स्पाइक। इसके अलावा अगला प्रकार है इसका स्पाइकलेट। इस प्रकार का पुष्पक्रम जो होता है वो स्पाइक के ही समान होता है, लेकिन पुष्प के आधार पर अनेक तुष निपत्र पाए जाते हैं। इसमें आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि कुछ तुष तंतु जैसी संरचनाएं इसके आधार पर आप यहाँ पर कई देखते हैं। इसके अंदर शुष्क और खुरदुरे सहपत्र भी लगे होते हैं जिन्हें लेमा कहा जाता है, और प्रत्येक लेमा के कक्ष में एक पुष्प उत्पन्न होता है। तो जो पुष्प उत्पन्न होता है वो लेमा के कक्ष में उत्पन्न होता है। लेमा के अग्र लेकिन विपरीत भाग में सहपत्रिका उपस्थित होती है। तो यहाँ पर पिछले दोनों से थोड़ा सा जटिल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। यहाँ पर जो पुष्प होते हैं वो लेमा के कक्ष से उत्पन्न होते हैं, साथ में लेमा के अग्र लेकिन विपरीत जो भाग होता है उसमें एक सहपत्रिका भी उपस्थित होती है। अगला है स्पेडिक्स। इस प्रकार का पुष्पक्रम भी स्पाइक के ही समान होता है, लेकिन इनमें पुष्पावली वृंत अत्यंत छोटा और मासल होता है। तो पुष्पावली वृंत जो होता है यहाँ पर काफ़ी छोटा होता है और वो सक्लेंट यानी मासल होता है। पुष्प एक या अनेक प्रकार के रंगीन सहपत्रों के द्वारा ढके रहते हैं और इन सहपत्रों को स्पेथ कहा जाता है। तो कलर्ड जो स्पेथ हैं ये इसकी विशेष पहचान है। तो इसमें जो पुष्प हैं वो एक या अनेक प्रकार के रंगीन सहपत्रों के द्वारा ढके होते हैं और ये सहपत्र क्या कहलाते हैं, स्पेथ कहलाते हैं। और इस प्रकार का पुष्पक्रम आप अरबी में देख सकते हैं। किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है पुष्पों का वो आप डायग्राम में देख रहे हैं। पुष्पावली वृंत यहाँ पर आप देख रहे हैं मोटा और मासल हो जाता है और उस पर ये पुष्प हैं जो लगे हुए पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से छठा प्रकार आपने देखा। सातवां है कैटकिन। ये स्पाइक के ही समान होता है, लेकिन इसमें पुष्प एकलिंगी होता है। स्पाइक के ही जैसा होता है, इसलिए विशेष बताने की जरूरत नहीं है, जैसा स्पाइक वैसा ही है। लेकिन जो अंतर है वो ये कि यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। पुष्पक्रम जो होता है वो लचीला और लटकता हुआ होता है नीचे की तरफ। सहतूत आपने देखा है, सहतूत के पेड़ पर किस प्रकार से सहतूत नीचे की ओर लटके हुए होते हैं, वो जो पुष्पक्रम है उसको कैटकिन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पुष्पक्रम होता है वो लचीला होता है और नीचे की ओर लटकता हुआ होता है। तो पहला हुआ लंबा पुष्पावली वृंत, दूसरा है इसमें छोटा पुष्पावली वृंत। छोटा पुष्पावली वृंत के आधार पर ये कुछ विशेष प्रकारों में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है कोरिम्ब या समसिक।
इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत छोटा तथा पुष्प वृंत अनेक लंबाई के होते हैं। पुष्पावली वृंत तो छोटा होता है, लेकिन जो पुष्प वृंत हैं उनकी लंबाई अलग अलग होती है। इसी वजह से जो सभी पुष्प हैं लगभग एक ही तल में आ जाते हैं। अलग अलग लंबाई के होने की वजह से ही जो फ्लावर्स होते हैं वो एक प्लेन यानी एक तल में आ जाते हैं, और चांदनी में आप ऐसा देख सकते हैं। दूसरा है कंपाउंड कोरिम। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत शाखित होता है। जहाँ पर भी आप कंपाउंड देख रहे हैं, पहले का जो एक अगला प्रकार है उसमें सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि ये जो पुष्प वृंत है, पुष्पावली वृंत है, वो शाखित होता है। ऊपर वाले में जो समसिक आपने देखा था वहाँ पर पुष्पावली वृंत शाखित नहीं था, इसमें शाखित होता है। बाकी वैसा ही होता है जैसा कोरिम्ब होता है, जिस पर अनेक समसिक पुष्पक्रम उपस्थित होते हैं। तो एक ही अंतर हुआ इसमें कंपाउंड में, केवल कि यहाँ पर पुष्पावली वृंत शाखित होता है। पायरस टर्मिनेली इस प्रकार के पुष्पक्रम का एक विशेष उदाहरण है। इसके अलावा तीसरा प्रकार, जो पुष्पावली वृंत के आधार पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तीसरा प्रकार है निरुद्ध पुष्पावली वृंत, सप्रेस्ड रैकिस। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत जो होता है वो बहुत ही छोटा यानी नहीं के बराबर होता है, अर्थात इनमें पुष्पावली वृंत ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है या फिर बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है, जो बेसिकली ऑब्जर्व करना भी उसको मुश्किल हो जाता है। ये तीन प्रकार का है। तीन प्रकार के आपने नाम देख रहे हैं, अम्बेल, कंपाउंड अम्बेल और कैपिटेट। तो तीन प्रकार का निरुद्ध पुष्पावली वृंत के आधार पर पुष्पक्रम को विभाजित किया गया है। एक एक करके तीनों को देखते हैं। पहला अम्बेल, यहाँ पर जो पुष्प होते हैं सैवरंत होते हैं, द्विलिंगी होते हैं तथा लगभग समान लंबाई के होते हैं। डायग्राम में ये आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, समान लंबाई के लगभग होते हैं। कभी कभी पुष्प जो होते हैं वो छत्र परिपक्व होने पर पहले समसिक और बाद में एसीमाक्ष में बदल जाते हैं। स्टार्टिंग में समसिक होते हैं लेकिन बाद में एसीमाक्ष में बदल जाते हैं। एसीमाक्ष में यानी इसकी लगातार फिर वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। पुष्पक के आधार पर सहपत्र भी पाए जाते हैं। जो पुष्पक होता है उसके बेस पर सहपत्र भी लगे हुए पाए जा सकते हैं, और ऐसा ब्राह्मी में आमतौर पर ये देखने को मिलता है। दूसरा है संयुक्त पुष्प छत्र, कंपाउंड अम्बेल। जो पहला था उसमें शाखित नहीं था, यहाँ पर शाखित होगा। तो इतना सा ही अंतर होता है, जब पुष्प छत्र का पुष्पावली वृंत शाखित होता है और शाखा पर समान लंबाई वाले पुष्प वृंत युक्त पुष्प लगे होते हैं, तो इस प्रकार को संयुक्त पुष्प छत्र या कंपाउंड अम्बेल कहा जाता है। केवल एक अंतर, यहाँ पर सिर्फ पुष्पावली वृंत शाखित होता है, बाकी एग्जैक्टली अम्बेल ही होता है। ये भी धनिया, गाजर, सौंफ बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं कंपाउंड अम्बेल के। ये भी एग्जाम्स में जनरली एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में। और इसका तीसरा टाइप था कैपिटेट। जब ये निरुद्ध पुष्पावली वृंत हो और इस पर अवृंत पुष्प लगे हुए हों, उन दोनों में सैवृंत पुष्प थे, यहाँ पर अवृंत पुष्प होते हैं। बाकी और कोई विशेष अंतर नहीं है। यहाँ पर जो पुष्प होते हैं वो अवृंत होते हैं, उनमें स्टॉक नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है उसे कैपिटेट कहा जाता है। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो एक गोलाकार जैसी संरचना बना लेते हैं। सिरस, बबूल आदि में आपने देखा होगा, बबूल के फ्लावर्स आपको खूब ज़मीन में पड़े हुए नज़र आते हैं, एकदम गोलाकार जैसे पीले पीले से आपको पूरा की पूरा पुष्पक्रम उसका नज़र आता है। तो वो कैपिटेट प्रकार का होता है। बबूल का पुष्पक्रम, सिरस का पुष्पक्रम, ये कैपिटेट प्रकार का होता है। चौथा है इसमें चपटा पुष्पावली वृंत। तो तीन प्रकार के पुष्पावली वृंत के आधार पर पुष्पक्रम पढ़ चुके हैं हम, और चौथा अब इसमें आता है फ्लैटन रैकिस। ये भी कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें पहला है मुंडक। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत चपटा होता है, जैसा कि पहले कैटेगराइज ही हम इस आधार पर कर रहे हैं। तो जो पुष्पावली वृंत होता है यहाँ पर वो फ्लैट होता है। ये जो फ्लैट पुष्पावली वृंत होता है इस पर अनेक छोटे छोटे पुष्प लगे होते हैं जिन्हें पुष्पक कहते हैं। पुष्पावली वृंत पर जो छोटे छोटे पुष्प लगे हुए पाए जाते हैं उनको ही पुष्पक कहा जाता है, और इस पुष्पावली वृंत को रिसेप्टेकल कहते हैं। ये जो पुष्पक होते हैं छोटे छोटे पुष्प, वो केंद्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। पहले हमने देखा था अग्राभिसारी क्रम, और यहाँ पर आप देख रहे हैं
केंद्राभिसारी क्रम, यानी केंद्र की तरफ नए पुष्प लगते हैं और जो बाहर की ओर होते हैं वहाँ पर पुराने पुष्प होते हैं। तो अग्राभिसारी का उल्टा होता है केंद्राभिसारी क्रम। तो पुष्पक यहाँ पर जो होते हैं वो सेंट्रीपिटल सक्सेशन में अरेंज होते हैं। पुष्पों का पूरा समूह एक पुष्प जैसा प्रतीत होता है। पूरा जो समूह है पुष्पों का वो एक फ्लावर लगता है, जबकि वो एक फ्लावर नहीं होता, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है, यानी वो इन्फ्लोरेसेंस होता है। यहाँ पर जो पुष्पक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक परिधि की ओर पाए जाने वाले जिनको रे फ्लोरेट कहा जाता है, और दूसरे केंद्र की ओर पाए जाने वाले उनको डिस्क फ्लोरेट कहा जाता है। तो दो प्रकार के पुष्पक पाए जाते हैं, एक सेंटर की तरफ और दूसरा पेरिफेरल। दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पर सूर्यमुखी में ये आप आसानी से इस प्रकार का पुष्पक्रम देख सकते हैं, और अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है वो डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से दोनों प्रकार के पुष्पक इसमें लगे रहते हैं। अगला इसका दूसरा प्रकार है कंपाउंड कैपिटुलम, संयुक्त मुंडक। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत शाखित होता है। जहाँ भी संयुक्त वाला प्रकार आया था पहले का, उसमें केवल एक अंतर आया था, वो था पुष्पावली वृंत का शाखित होना। तो यहाँ पर भी जो पुष्पावली वृंत होता है वो शाखित होता है, जिस पर मुंडक प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं, जिसे हेड ऑफ हेड्स कहा जाता है। तो यहाँ पर केवल एक अंतर है मुंडक से, यहाँ पर जो पुष्पावली वृंत होता है वो शाखित होता है, जबकि मुंडक में वो शाखित नहीं होता। इस प्रकार से ये पहले एक प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो हमने यहाँ पर पढ़ा है, और उसके डिफरेंट टाइप्स किए हैं, और वो भी पुष्पावली वृंत के आधार पर। एक में लंबा पुष्पावली वृंत था, तो दूसरे में छोटा पुष्पावली वृंत था, तीसरे में फ्लैट था। तो इस प्रकार से चार विशेष प्रकार के, एक में निरुद्ध भी था। इस प्रकार से चार प्रकार के पुष्पावली वृंत के आधार पर ऐसी माक्षी पुष्पक्रम को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ पर इसके बाद तीन प्रकार के पुष्पक्रम और रह जाते हैं। उन तीनों प्रकार के पुष्पक्रमों का अध्ययन हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। तब तक एक बार आप वापस से इसको देखिए और प्रयास कीजिए समझने का। थैंक यू।